अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है क्लास में हमें एसएलसी यानी 10th स्टैंडर्ड में सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा। तो इस सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में मॉडल पेपर कर रहा था, तो मैं ऑलरेडी 4 मॉडल पेपर कर चुका हूँ। जैसे कि मेरा ऑर्डर वाइज हिसाब से 24-25 का मॉडल पेपर 2 और 25-26 का मॉडल पेपर 2। ओके, इस तरह से 4 किया हूँ। तो 5वां मॉडल पेपर भी मिला है, तो इस साल का 25-26 का थर्ड पेपर है, तो मैं एज ए 5th मॉडल पेपर जैसा कर रहा हूँ। तो 5th मॉडल पेपर आज हमें डिस्कस करेंगे। तो देख सकती हैं तुम्हें पिक्चर में मॉडल आंसर्स मादरी उत्तरಗಳು मॉडल आंसर्स करको द्वितीय भाषे कन्नड़। तो समय 3 घंटे, ये सब तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। गरिष्ठ अंकಗಳು 80 आता है। सब्जेक्ट कोड 33 के, आपका सब्जेक्ट का कोड रहेगा 33 के। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 80 मार्क्स। तो प्रश्नानुसार मूल्यमापन, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है इवैल्यूएशंस होती। जिस तरह क्वेश्चन को कैसा मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना, ये बता करें, उस हिसाब से मार्क्स तुम्हारा राइट साइड में तुम्हारे बुकलेट में डालते हुए जाती। समझे, बुकलेट है ओके, तुम्हारे उधर राइट साइड में मार्क्स डालती। तो कौन से मेन को कितने मार्क्स करको ऑलरेडी बता करती। जैसे कि फर्स्ट मेन अब हमें जाएंगे। फर्स्ट मेन में क्या है, बहु आಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ क्रमाक्षरದೊಂದಿಗಿನ प्रति सरी उत्तरಕ್ಕೆ 1 अंक। तो इसमें मैं सवाल और जवाब दोनों भी इसी में लेकर आया हूँ, अलग नहीं है। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर भी यही है, उसमें का आंसर भी यही है, सोल्यूशन के साथ तुम ना समझा रहा हूँ। तो इसमें बहु आಯ್ಕೆ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 4 जवाब देती हैं, उसमें से सही जवाब चुनकर लिखना, उसको बोलते हैं बहु आಯ್ಕೆ प्रश्न। तो क्रमाक्षरदೊಂದಿಗೆ, तो जवाब का सीरियल नंबर, जैसे ABCD आता है, आ बा का आता है, तो इस तरह का सीरियल नंबर को साथ सही जवाब लिखना। प्रति सही उत्तर के हर सही जवाब को 1-1 मार्क्स मिलते हुए जाएंगे। ओके, इसमें इनमें 4 सवाल आती, राइट साइड में देखो, देख सकती 4 सवाल आती, हर एक को 1-1 मार्क्स, तो टोटल तुम ना 4 मार्क्स मिलती। तो सही जवाब लिखना, उसके साथ तुम्हें सीरियल नंबर भी लिखना, जैसे कि ये है, बी है, या सी है, डी है। वो सी में फॉर एग्जांपल सी वाला आंसर है तो सी मेंशन करको, सी के पास कौन सा आंसर है वो लिखना। ओके, तो उस तरह से। तो आज फर्स्ट सवाल है, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ करको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन बहु आಯ್ಕೆ प्रश्न MCQs में, कन्नड़ वर्णमाले, कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट्स में जो आ से लेकर ला आती, ओके, तो इस हुर्फों में जो 49 हुर्फ आती है, आ से लेकर ला तक कन्नड़ वर्णमाले में, तो इन हुर्फों में अनुनासिक अक्षरಗಳ संख्या, नाक के सहारे जो प्रोनाउंसिएशन करती, इस तरह के हुर्फ कितने ही। नाक के सहारे का तो कौन सा हुर्फ जो है नाक के सहारे हमें बोलती, न्या, न्या, ना, ना, मा। तो गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लेटर्स। ओके, तो 5 लेटर्स ये देखना, ये 9 देखो, 9 0 9 देखो, 9 देखो, ये भी नहीं। ओके, उसके बाद बी देखो ही 13 देखो, 13, इन्हें भी नहीं। सी देखो ही 2 घर को देखो, इन्हें भी नहीं। डी 5 कर को देखो, सो दैट इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तुम्हें उत्तर में बुकलेट में डी कर को सीरियल नंबर डाल को D5 कर को लिखना, तब तुम ना 1 मार्क मिलते हैं। इधर राइट साइड में तुम ना यहाँ को 1 मार्क, इसमें इनका सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स दिया है, कर को डालती। तो इस तरह से मार्क्स डालते हुए जाती। कन्नड़ा के अल्फ़ाबेट्स में नाक के सहारे बोलने वाले हुर्फा कितने, तो कौन से नाक के सहारे बोलती, न्या, न्या, ना, ना, मा। का वर्ग का आखिरी उर्फ, चा वर्ग का आखिरी उर्फ, टा वर्ग का आखिरी उर्फ, ता वर्ग का आखिरी उर्फ और पा वर्ग का आखिरी उर्फ रहता है। तो उस तरह के हुर्फ टोटल कहते हैं 5 हुर्फे हैं। तो 5 हुर्फों को 5 कर को डालती, तुम ना 1 मार्क मिलता है। तो इस तरह से अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हमें। दिग्वाचक पदविदु, दिग्वाचक, क्वेश्चन नंबर 2, दिक्वाचक पदविदु। दिक्वाचक का तो दिक्कू को बताने वाला, डायरेक्शंस को बताने वाला वर्ड ये है। डायरेक्शंस का तो ईस्ट है कि वेस्ट है, नॉर्थ साउथ है, डायरेक्शंस बोलती नहीं। ओके, तो उस डायरेक्शंस को कहते हैं कन्नड़ा में दिक्कुಗಳು। दिक्कुಗಳ का वाचक, दिक्कु डायरेक्शंस के बताने वाले वर्ड कौन से इसमें। नदी अगर को देखो, रिवर, रिवर क्या डायरेक्शन नहीं, नो। यंतहा अगर को देखो, कैसा अगर को, इन्हें भी नहीं, इन्हें भी नहीं। सी मूडना देखो, हाँ मूडना का तो ईस्ट डायरेक्शन। डी का तो हलವು, बहुत सारे अगर को नहीं, इन्हें भी नहीं। तो सी डी मूडना इज द राइट आंसर। सो ये लिखना सी मूडना, तुम्हारे बुकलेट में सी डाल को मूडना। मूडना का तो ईस्ट डायरेक्शन यानी सूरज उगने वाले की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन पूछने वाला वर्ड कौन सा अगर को देखो, तो मूडना इज द, मूडना का मतलब है हरे कन्नड़ा में देखो ईस्ट डायरेक्शन, पूर्वा पश्चिम आता है नहीं, उसी तरह मूडना।
थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क, तो ये सही जवाब लिखे तो 1 ಮಾರ್ಕ್ ತುನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ में इधर डालती। तो ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 3, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, पुस्तकದಲ್ಲಿ वर्ड में जो है विभक्ति वो लिखो। पुस्तकದಲ್ಲಿ नाम का एक वर्ड है, उस वर्ड में रहने वाला विभक्ति प्रत्यय कौन सा? ಅಲ್ಲಿ करको, द्वितीय का तो अन्नु, द्वितीय मतलब अन्नु, इन्हें नहीं। सप्तमी का तो अल्ली आता है, ये बाद में आएंगे। षष्ठी का तो इन्हें भी नहीं, आ रहा है क्या। चतुर्थी का तो गे आना, नहीं तो के आना, इन्हें भी नहीं, के गे आना, इन्हें भी नहीं। तो बचा कौन सा? सप्तमी अल्ली करको रहना। तो वर्ड में देखो पुस्तकदल्ली, दल्ली का तो यहाँ अल्ली आवाज़ आ रहा, तो इसके वजह से बी सप्तमी इज़ द राइट आंसर। तो बी सप्तमी करको लिखती, बी सप्तमी। तो द राइट आंसर इज, यहाँ टिक कर लेको, बी सप्तमी, क्योंकि दल्ली में कौन सा है? अल्ली छपा हुआ है, अल्ली करने का प्रत्यय है, तो अल्ली करने का रहना, तो उसमें सप्तमी इज द अल्ली प्रत्यय है, तो उसके वजह से पुस्तकदल्ली उन्हें आको सप्तमी में जमता। तो विभक्ति प्रत्यय का सवाल के ऊपर देखो, ये विभक्ति प्रत्यय भी मैं इसी चैनल में अलंसा ट्रस्ट में जाको तुम्हें व्याकरण क्लास करको टाइप करो, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखो रहता, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम्हारा संधि होना, समासा होना, वाचकगणु जैसे कि दिग्वाचक के ऊपर देखो, वर्णमाला के ऊपर देखो, तमाम ग्रामर को मैं डीप से डिटेल से करको हूँ, और साथ ही साथ में विभक्ति प्रत्यय भी करको हूँ, संधिगणु, समासगणु, किसमें भी होना, तो अव्ययगणु होना, कालगणु में होना, हर चीज़ में जो डीप ग्रामर व्याकरण करको, तुम्हें व्याकरण में जाकर डिस्क्रिप्शन देखो, हिसाब से तुम्हारा कौन सा होना तुम्हें वॉच कर लियो, और भी डिटेल से मालूमात होता है। ओके, तो तुमने विभक्ति प्रत्यय के ऊपर सवाल आती है, तो इसकी वजह से विभक्ति प्रत्यय अच्छे से पढ़ लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ಆಗಮ ಸಂಧಿಗೆ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ करको देखो, ಆಗಮ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವ ಪದ, ಆಗಮ संधि है तो उसके वास्ते मिसाल वाला वर्ड इसमें से कौन सा? आगम आगा तो बीच में वा या फिर या आना करको बोलको, जनरली तुम्हें डायरेक्टली फाइंड आउट करना आगा, तो जहाँ पे संधि होता, दो वर्ड जमती, वहाँ पे वा या फिर आ का आगमन होना, दैट इज कॉल्ड आगम संधि। तो गुरुवन्नु करको देखो, ये क्या? मातिल्ला आगा तो मातु प्लस इल्ला, इन्हें लोप संधि हो, इन्हें भी नहीं। मಳೆಗಾಲ आगा तो मಳೆ प्लस काला, इन्हें आदेश संधि आता, इन्हें भी नहीं। तो देवालय, देवा प्लस आलय सवर्ण दीर्घ संधि में आता, इन्हें भी नहीं। तो बचा कुछ गुरुवन्नु है, वन्नु देखो, वा या फिर या का आगमन होना, सो दैट इज कॉल्ड आगम संधि। सो राइट आंसर इज ये गुरुवन्नु करको लिखती, तो तुमना 1 मार्क मिलता, ये गुरुवन्नु। तो ये संधिगणु तुमना कन्नड़ा संधि भी होना, वो भी मिल जाती इसी चैनल में, अलंसा ट्रस्ट चैनल में जाकर टाइप करो बच्चों, तुमना संधिगणु डिटेल से मिल जाती, चाहे वो कन्नड़ा संधि हो, संस्कृत संधि हो, कौन सा संधि हो, तुमने डिटेल से तुम्हें जाकर पढ़ ले सकती हैं। और साथ ही साथ में तुमने कन्नड़ा पढ़ना लिखना अब मुश्किल हो रहा है, रीडिंग रेटिंग नहीं आ रही, 10th आएगी 9th आएगी, तो भी उसके वास्ते भी बेसिक क्लास करको एक स्मॉल रिमाइंडर, तो तुम्हें जाकर फाउंडेशन बेसिक क्लास करको टाइप करो, जस्ट तुम्हें उसमें कपल ऑफ डेज में, कपल ऑफ मंथ्स में जो है तुम्हें 1 or 2 months में तुम्हें ईजिली रीड राइट द कन्नड़ा, एंड यू विल ट्राई ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड द 10th सिलेबस आल्सो। ओके, तो इस तरह से मैं करको हूँ, वो भी जाकर तुम्हें देख लो। तो इस तरह से 4 सवाल जवाब के 4 सही जवाब मिलती हैं तुमना। तो फर्स्ट मेन में बहुवाक्य प्रश्नಗಳು MCQ मेन में तुमना 4 सवाल ही 3600, देखो पासिंग मार्क्स हो जाना करको जो देख रही उनको 4 सवाल बेस्ट ऑप्शन है, 4 सवाल कर लियो, तुम्हें सोल्यूशन निकालियो, तुमना 4 मार्क्स इसी से मिल गया। अब सेकेंड मेन तरफ जाएंगे हमें। सेकेंड मेन में क्या है? ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिಸುವಿಕೆ करको, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसी। सेकेंड मेन में एक जुमले में जवाब लिखो करको देती, ये 5th से शुरू होता है, अराउंड 12 क्वेश्चन रहती, 12 क्वेश्चन, हर एक को 1 मार्क्स, तो 12 मार्क्स। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में तुम्हें जवाब लिखना बस। ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसी, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ जुमलों में जवाब दीजिए, उत्तरिसी। तुम डिटेल में ऐसा देख रही थी, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसी करको देखो रहती। तो मार्क्स कैसा मिलता है? तो वाक्य रूपದಲ್ಲಿ सेंटेंस फॉर्म में, कंप्लीट सेंटेंस में बरेदा सही उत्तर, प्रति सही उत्तर के हर एक सही जवाब को 1 अंक, 1 मार्क्स, 1 अंक का तो 1 मार्क करको, मार्क्स 1 का तो 1 मार्क वाले सवाल, हर एक को सवाल को जो है सेंटेंस फॉर्म में, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में तुम्हें जवाब लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखो को सेंटेंस फॉर्म में लिखो करको देखो ही। फिर भी अगर भूल चुको तुम्हें लिख डाले तो कुछ इवैल्यूएटर्स जो है तुम्हें मेन आंसर लिखो रहे तो मार्क्स दे डालती हमें। ओके, लेकिन तुम्हें आंसर, मेन आंसर तो भी लिखो रहना, अगर सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखो रहे तो भी उस सवाल का जवाब मेन आंसर रहा तो भी हमें 1 मार्क देती। बट फर्स्ट ऑप्शन नो प्रेफरेंस उसे दियो कि कंप्लीट सेंटेंस में लिखे। सो क्वेश्चन नंबर 5,
ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट सवाल, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्यರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. पंडिताराध्य शिवाचार्य जो स्वामी जी उन्होंने क्या कर को फेमस हो कहीं. तो ये सबक जो है गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई जो अलंसर ट्रस्ट चैनल में मैं इस लेसन को कर चुका हूँ. तो मैं जाको डीप से लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन और तमाम दूसरे से जुड़े हुए दूसरे सवाल भी बहुत सारे कर को हूँ, तो तुम्हें जाको देख ले सकती. तो श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगढ़, तो इन्हों जो है सबक लिखी सो गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई. ओके, उनके आथर, उस सबक के आथर, इन्हों फेमसली नोन एस, इन्हों किस तरह से जो है मशहूर और मारूफ हैं, क्या कर को मशहूर और मारूफ हैं इन्हों कौन पंडिताराध्य शिवाचार्य. सो द आंसर ಈಸ್ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ರಂಗ ಜಂಗಮರೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. पंडिताराध्य शिवाचार्य जो है वो रंग जंगमा कर को फेमस हो कोई. पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी जो है वो रंग जंगमा कर को फेमस हो कहीं. तो क्या कर को फेमस हो कहीं का, तो देखो ये मेन वर्ड रंग जंगमा कर को उन्होंने फेमस हो कहीं. ही इज फेमसली नोन एज रंग जंगमा. पंडिताराध्य शिवाचार्यರು इज द ऑथर ऑफ गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई लेसन. तो मेन आंसर अगर भूल को ये लिख डाले तो भी तुम्हें खाली तुम ना मार्क्स मिलता है. तो कंप्लीट सेंटेंस में कहता ऐसा लिखना, वाक्य रूपದಲ್ಲಿ करको देखो इनको. तो सेंटेंस फॉर्म में लिखो, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्यರು ರಂಗ ಜಂಗಮರೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. पंडिताराध्य शिवाचार्य जो है उन्होंने रंग जंगमा करको फेमस हो कहीं. ये हुआ. तो ये सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क डालती हैं लास्ट में. 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. पुट्टराजरू, ये सवाल भी गाना योगी पंडिता पुट्टराजा गवाई का है. ये लेसन में ऑलरेडी जैसा पहले बताया करको हूँ तुम्हें लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन, उसमें के ग्रामर अभ्यास प्रश्नಗಳು तमाम चीज़ें जाको इसी चैनल में टाइप करको देख लो. पुट्टराजरू ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. पुट्टराजा जो है किन किन लैंग्वेजेस में, किन किन भाषाओं में जो है महारत हासिल करको ही. इज द स्कॉलर्स एंड विच आर द लैंग्वेजेस. पुट्टराजा जो है कौन सी ज़बानों को, ಯಾವ भाषा, कौन सी ज़बान, लैंग्वेज, जैसे उर्दू एक ज़बान है, कन्नड़ा एक ज़बान है, इंग्लिश एक ज़बान है, तेलुगु एक ज़बान है, तमिल एक ज़बान है. ओके, इस तरह से हर एक इंग्लिश एक ज़बान है, संस्कृत एक ज़बान है. तो उस तरह के बहुत सारे ज़बान हैं, लैंग्वेजेस हैं. तो पंडिताराजा पुट्टराजा गवाई जो हैं, पुट्टराजा जो है किन किन ज़बानों को अच्छी तरह से उन्होंने सीखे थे, किस किस ज़बान को, किस किस लैंग्वेजेस के ऊपर उन्होंने महारत हासिल कर चुके थे, अच्छे से सीखो. पुट्टराजರು ಕನ್ನಡ, हिंदी, संस्कृत भाषೆಗಳಲ್ಲಿ पांडित्य ಗಳಿಸಿದ್ದರು. तो पुट्टराजರು इन ज़बानों को अच्छी तरीके से जो है स्टडी करे थे, अच्छी तरीके से उसमें से महारत हासिल कर लेते, अच्छी तरीके से उसमें इल्म हासिल करते. कौन सी ज़बान, एक कन्नड़ा, दूसरा हिंदी की ज़बान, तीसरा संस्कृत का ज़बान. कन्नड़ा, हिंदी और संस्कृत के ज़बानों में भाषೆಗಳಲ್ಲಿ पांडित्य ಗಳಿಸಿದರು, उन्होंने महारत हासिल कर ली थी. पुट्टराजा इन तीनों ज़बानों को अच्छी तरीके से सीखे थे, अच्छी तरीके से उनमें जानकारी रखते थे. पुट्टराजा ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದರು. तो आंसर इस पुट्टराजರು ಯಾವ ಕಾಡೋ, कन्नड़ा, हिंदी, संस्कृत, 3 ज़बानों के नाम लिखना. कन्नड़ा, हिंदी, संस्कृत भाषೆಗಳಲ್ಲಿ इन ज़बानों में उन्होंने अच्छे से सीखा था, महारत हासिल कर ली थी. तो राइट, यू विल गेट 1 मार्क, 2 मार्क्स मिल गए यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳು ಯಾವುವು. सस्तनिಗಳಾಗ तो जो एनिमल्स हैं जो मिल्क फीड कर को ग्रोन अप कराती उनको बोलते सस्तनी. अपना मिल्क जो है फीड करा को जो ग्रोन अप करती उनको बोलते सस्तनी. सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳು ಯಾವುವು. सस्तनी जो मैमल्स ही इन्हों कहाँ ज़्यादातर रहती, मैमल्स इन्हों रहने वाली जगह कौन सी जगह पर ये रहते हैं, सहते हैं. तो उत्तर गुहे, पोटरे, गूಡು, बिला ಇವು सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳಾಗಿವೆ. तो मैमल्स जो मिल्क फीड करने वाले जानवर वो ज़्यादातर गुहे, केव्स में, पोटरे यानी पेड़ के सूखे हुए छेद में, गूडू का तो नेस्ट में, बिला का तो जो वहाँ खंदा खांगे जैसा वो रोज़ना कैसा कर रहती देखो ಸಹನಾ संध्या में वहाँ पे. तो इस जगह पर ज़्यादातर सस्तनिಗಳ आश्रयदानಗಳು. तो मैमल्स इस तरह की जगहों पर रहती हैं. एक गुहे केव्स में रहती, जैसा टाइगर है, लायन है, फॉक्स है, इन सब केव्स में रहती. पोटरे का तो पेड़ों का हिस्सा, ओके, यहाँ पर भी. गूडू का तो कुछ नेस्ट में भी रहती हैं. बिला का तो छेदा कैसा करती नहीं, जैसा कि उसमें वॉर्थॉग एनिमल आता है, ओके, PAG का जानवर आता है, इन सभी जो है उस तरह की जगहों में रहती, बिलों में रहती. तो उन्होंने भी जो है रहने की जगह, उन्होंने इस तरह के मैमल्स कौन सी जगह में रहती हैं. तो ये 5 वर्ड लिखना, तुम्हें भूलना नहीं. सस्तनिಗಳು मैमल्स, इन्होंने रहने वाली जगह कौन सी, एक गुहे, दूसरा पोटरे, तीसरा गूडू, बिला. 4 भी मेंशन करना. अगर तुम्हें 3 लिखे एक भूल गए
at the time of writing the answer, not to worry about, you will get 1 mark. पूरा लिखे तो अच्छा, अगर भूल गए रहते 3 तो भी मेंशन करी ना, अगर को हमें क्या करती देखो से 1 मार्क्स डालती. तो तुम्हें गुहे पोटरे गूडू बिला ये सस्तनिगढ़ आश्रय दानगढ़ू करको लिखना. मैमल्स रहने वाली जगह कौन सी है? गुहे पोटरे गूडू बिला, यानी गुहे यानी केव्स में, पोटरे यानी गुहे यानी केव्स यानी गुफा में, पोटरे का तो पेड़ का जो सूखा हिस्सा स्थान के रहता वहाँ, गूडू का तो नेस्ट में घोंसले में, बिला का तो वो सहाना ये वो रहती नहीं उसमें. तो इस तरह का जो है 1 मार्क तुमना मिल गया. नेक्स्ट आगे वाला, अब 7th करेक्ट आंसर को तुमने अगेन 1 मार्क. तो इससे पहले क्या 3 सवाल टोटल तुमना 3 मार्क्स मिले ये पेज में. अब 8th क्वेश्चन क्या देखेंगे. प्रश्न 8, ह्यूएन सैंग हरिद्वारवन्नु ಏನೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. तो ये तुमना मालूम होगा कौन सा लेसन, गंगेयल्ली दीपमाले, इस लेसन का है कर को. तो ये लेसन मैं ऑलरेडी इसी चैनल में कर को हूँ. तो तुम्हें लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन और तमाम बहुत सारे अभ्यास प्रश्नಗಳು ग्रामर सब कर को. तुम्हें जस्ट अल्लन सर ट्रस्ट में लेसन का नाम टाइप करो तुमना मिल जाता है. तो ह्यूएन सैंग जो है चाइना से जो आया था बंदा, एक मुसाफिर, उन्हें हरिद्वार को देख को ये निंदु करे देने, क्या उसका नाम रखा. देख को ना हरिद्वार को जैसे देखा वहाँ के मंजर को देख को उन्हें क्या कर को बोले हरिद्वार को. तो आंसर ह्यूएन सैंग जो चाइना का जो बंदा आया था जो मुसाफिर, उसका नाम है ह्यूएन सैंग. तो इन्हें ह्यूएन सैंग हरिद्वार को मेयलो करको बुलाया, या फिर अथवा मयूरा ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. मयलो या फिर मयूरा नाम से हरिद्वार को बुलाया उन्हें. ओके, तो तुमने ये सवाल दिया तो दोनों वर्ड लिखना. ह्यूएन सैंग जैसे हरिद्वार को आया, वहाँ का मंजर देखा, उस नज़ारे को देखो उन्हें क्या बुलाया का, तो हरिद्वार को मयलो या फिर मयूरा ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ, इस तरह से बुलाया. कौन ह्यूएन सैंग, मयलो या फिर मयूरा, ये 2 वर्ड लिखना तुमने. मयलो और मयूरा इज द राइट आंसर. मयलो और मयूरा. ह्यूएन सैंग व्हाट डिड ही कॉल द हरिद्वार, ही कॉल्ड एज द मयलो और मयूरा. अगर तुम्हें भूल गए इसमें 2 में से 1 भी लिखे तो विल गिव द मार्क्स, बट तुम ना कम मार्क्स आ रही, तुम्हें लिखो नहीं, भूल गई, ओके, उस टाइम को दे डालती. लेकिन दोनों लिखे तो अच्छा, तुम्हें आउट ऑफ आउट स्कोरिंग करने वाले पूरे 2 भी वर्ड लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे हमें. क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न 9, ಗೋಪಾಲನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು. गोपाल का सुबह का काम क्या था. गोपाल का ಬೆಳಗಿನ सुबह का मुख्य ಕೆಲಸ मेन काम क्या था, ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು. गोपाल का जो है सुबह का मेन क्या, सुबह में उन्हें करने वाला काम क्या था, क्या काम को गोपाला जो है करना चाहता था सुबह में. ಗೋಪಾಲನ पूजेಗೆ, गोपाला जो है पूजे को, अपने पूजा पाठ के लिए ಹೂವುಗಳನ್ನು ತರುವುದು, फूलों को लाना ಇವನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. तो गोपाला ये जो है नन्ना गोपाला सबक का है एक क्वेश्चन. तो नन्ना गोपाला लेसन ऑलरेडी इसी चैनल में करको, ऑनलाइन सर ट्रस्ट में नन्ना गोपाला डालो तुम ना, उसमें लेसन रीडिंग एक्सप्लेनेशन तमाम अभ्यास प्रश्न ग्रामर मिल जाती. तो यहाँ इस पेपर के हिसाब से ये सवाल देखो ही, गोपालना बेळगिना, गोपाल का जो नन्ना गोपाला सबक में गरीब लड़का है गोपाला, उसका बेळगिना सुबह का मुख्य ಕೆಲಸ मेन काम, उसका सुबह उठते ही जो सबसे पहले काम करना था वो काम क्या था. उन्हें हर दिन रोज़मर्रा की तरह एक काम करता था, उसका रूटीन था, वो काम क्या था वो सुबह में उठते ही वो करता था. तो गोपाला जो था गरीब लड़का, वो क्या करता था तो सुबह में उठने के बाद पूजेगे हूवुಗಳನ್ನು, पूजा करने के लिए अपने घर में जो छोटा श्री कृष्ण भगवान का जो स्टैचू था, उसकी जो बुत थी, उसको पूजा करना था. तो पूजा के लिए फूल होना था, तो इसलिए पूजेगे हूवुಗಳನ್ನು, पूजे के वास्ते जो पूजा करने के लिए उसको फूलों की ज़रूरत थी, उस फूलों को लाने जंगल जाया करता था. तरुವುದು ಇವನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. पूजा के लिए जो फूल है वो लेकर आना जंगल से, काಡಿನಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು लिखे तो भी चलता, तुम्हें नहीं लिखे तो तुम्हें इतना तो भी लिखना. पूजेगे हूವು तरुವುದು, पूजा करने के वास्ते फूल होना था, ये डेली उन्हें जाको जंगल से ले लेकर था. उसके बाद पूजा कर को नाश्ता कर को जो है वो स्कूल जाया करता अपने फ्रेंड्स के साथ. तो ये हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, ಹಾಮಾನಾಯಕರ, क्वेश्चन नंबर 10, ಹಾಮಾನಾಯಕರ ಪ್ರಕಾರ ಸೌಜನ್ಯ ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು. हामानायक के हिसाब से सौजन्य ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು. सौजन्य जो है किस तरह से खिलना है, किस तरह से आना है.
हामानायकर प्रकार, हामानायक के जो हिसाब से सौजन्य, सौजन्य का तो गुड नेचर, कर्टेसी किस तरह से खिलना, ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು। तो ये सवाल है सौजन्य सबक का लेसन का सवाल है। ये लेसन ऑलरेडी इसी चैनल अलेंसर टच में करको हूँ, तुम्हें जाको देख लो। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, रीडिंग और एक्सप्लेनेशन और भी बहुत सारे अभ्यास प्रश्नಗಳು, ग्रामर पॉइंट तमाम चीज़ें मिल जाती। तो हामानायकर प्रकार, हामानायक के हिसाब से सौजन्य, सौजन्य जो है ಹೇಗೆ ಅರಳಬೇಕು, किस तरह से खिलना है। हामानायक जो इस लेसन के आथर, सौजन्य इस लेसन के, उन्होंने बता रहे किस तरह से हर एक के इंसान के अंदर जो सौजन्य, कर्टेसी, अच्छी नेचर, अच्छी किरदार, अखलाक, रवैया जो है किस तरह से खिलना है, किस तरह से आना है हर एक इंसान में। तो हामानायक का जो है सौजन्य लेसन के ऑथर हैं, तो इनके हिसाब से प्रकार, इनके हिसाब से सौजन्य, गुड नेचर, कर्टेसी जो है किस तरह से खिलना का, तो हू अरಳಿದಂತೆ, एक फूल जैसा खिलता है बिना आवाज़ के, एक खिल को एक फ्रैग्रेंस फैलाता, देखने भी बढ़िया लगता है, उस तरह से फूल खिले जैसा इंसान के अंदर जो है एक कर्टेसी, गुड नेचर करने की चीज़ खिलना है, सौजन्य खिलना है, यानी अच्छा अखलाक, अच्छे रवैया जो है, अच्छे से पेश आना, ये तमाम चीज़ें जो है, अच्छे किरदार, ये लोगों में इस तरह से खिलना है, एक फूल खिले जैसा। हू अरಳದಂತೆ अरಳಬೇಕು, फूल खिले जैसा का ये सौजन्य जो है, गुड नेचर या कर्टेसी जो है इंसान के अंदर खिलना। सो द ಹೇಗೆ काटको सिर्फ तुम्हें हू अरಳಿದಂತೆ अरಳಬೇಕು, ये दो वर्ड डालना, हू अरಳಿದಂತೆ, हू अरಳಿದಂತೆ अरಳಬೇಕು, हू अरಳಿದಂತೆ, फूल खिले जैसा खिलना, ಹೇಗೆ काटो हू अरಳಿದಂತೆ डालो, रिमेनिंग ऑल इट इज इन क्वेश्चन ओनली। तो हामानायकर प्रकार सौजन्यವು ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ ಅರಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। हामानायक के हिसाब से सौजन्य, गुड नेचर जो है फूल खिले जैसा का, ಹೂವು ಅರಳಿದಂತೆ ಅರಳಬೇಕು, खिलना है करको बोल रही ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, बोल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चैत्रದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ। चैत्र एक मंथ नाम है, जिस तरह से इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आता है, उसी तरह कन्नड़ा में भी मंथ्स के नेम ही चैत्र, वैशाख, आषाढ़, डैश डैश, उस तरह से चैत्र एक मंथ। तो उस मंथ में किसके दरमियान वालगा जो है चल रहा है, वालगा जो बिगल जैसा बज रहा है करको, किसके दरमियान, किन किन के दरमियान। ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರ के महीने में ಖಗ, पक्षी, प्राणिಗಳ ಧ್ವನಿ ನೆಲಮುಗಿಲ ವಾಲಗದಂತೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ। और एक वालगा का तो कोडवास की, कोडगु के जो पीपल्स हैं उन लोगों की जो है कल्चरल डांस भी उसको वालगा बोलते हैं। तो चैत्रದಲ್ಲಿ, चैत्र के महीने में खगा, पक्षी, प्राणिಗಳು, खगा का तो भी परिंदे, पक्षी का तो परिंदे, प्राणी का तो जानवर, इनकी आवाज़, ध्वनि जो है नेला मुगीला, आसमान और ज़मीन के दरमियान, वालगदंते, वालगा जो शहनाई बज रही है, किन के दरमियान शहनाई बज रही है। तो चैत्र के महीने में खगा, पक्षी, प्राणिಗಳ ध्वनि, परिंदे और चरिंदों की जो आवाज़ निकल रही है, इनकी शहनाई जो है ज़मीन और आसमान के दरमियान, नेला मुगीला इज़ द मेन आंसर। ಯಾವುದರ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದರ ಕಾಡ್ಕೊ ನೆಲ ಮುಗಿಲ ಮೀನ್, नेला मुगीला, ज़मीन और आसमान के बीच में शहनाई गूंज रही है। वो शहनाई का आवाज़ किसका का, तो जानवर और परिंदे, चरिंदों का खूबसूरत सा आवाज़, सब जगह खिला हुआ है, हरा भरा हुआ है, तो जानवर परिंदे अच्छे सेहतमंद हैं, उनको खाने पीने सब कुछ मिल रहा है। तो उस दौर में जो है उनका आवाज़ का जो है मंजर शहनाई की जैसा गूंज रहा है ज़मीन और आसमान के दरमियान। तो तुम्हें लिखे तो 1 मार्क तुम ना इस मीन से, इस क्वेश्चन से मिलती। तो यहाँ से पोएम के शुरू होने से क्वेश्चन आ तुम ना 11th क्वेश्चन से, तो लास्ट 10th तक का तुम ना लेसन साइड में पूछा, पोएम साइड में शुरू हो रहा है क्वेश्चन। चैत्र तो ऑलरेडी चैत्रದಲ್ಲಿ एक 11th भी हो गया क्वेश्चन, अब 12th भी, ये भी पोएम का, 11th भी पोएम का पूछी, ये भी पोएम पार्ट का सवाल, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ का एक एक मार्क का। ಕವಿ ಸಿಪಿಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कवि ಸಿಪಿಕೆ ಅವರು, पोएट ಸಿಪಿಕೆ जो है, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, हमारे ड्यूटीज़ को ಹೇಗೆ, किस तरह से पूरा करना, मुगिसबेकेंदु ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। कैसा पूरा करना अगर को बोलती। कवि सीपी के, पोएट जो है सीपी कृष्ण कुमार जो है, उन्होंने एक पोएम लिखो ही, ओके, वो पोएम में सद्दू ಮಾಡದಿರು अगर को एक पोएम लिखो ही। तो सद्दू ಮಾಡದಿರು पोएम तुम ना इसी चैनल में मैं करको हूँ, पोएम रीडिंग और एक्सप्लेनेशन और जो है उसमें के तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको हूँ, वो भी मिल जाती तुम ना। तो उनके हिसाब से जो सद्दू ಮಾಡದಿರು पोएम में इंसान को ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, हम अपने कामों को, अपने ड्यूटीज़ को ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು, किस तरह से ख़त्म करना, किस तरह से हमारे काम को अंजाम देना,
करको उन्होंने हम ना बोल रही ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ किस तरह से इंसान तुम अपने काम को अंजाम दो, तुम अपने ड्यूटीज को करो, किस तरह से, इस तरह से ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕವಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. सो हमारे ड्यूटीज़ को, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, हमारे ड्यूटीज़ को कवि पोएट जो है शांत रीतिಯಿಂದ, एक पेशेंस से, एक अमनो चैन से, शांत रीतिಯಿಂದ, सद्दु गद्दलविಲ್ಲದೆ, बिना आवाज़ किए, शोर गुल मचाए बिना, शोर और आवाज़ ना करे बगैर जो है ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೋ ಮುಗಿಸಬೇಕು, काम को अंजाम दियो ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, बोले हैं. तो पोएट सीपी के जो है हमारे कामों को किस तरह से अंजाम देना बोल रही, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು, हमारे ड्यूटीज़ को, हमारे काम को इस तरह से अंजाम देना, सबसे पहले शांत रीतिಯಿಂದ, अमनो चैन से, शांत रीतिಯಿಂದ, और दूसरा क्या, सद्दु गद्दलविಲ್ಲದೆ, बिना शोर और गुल आवाज़ मचाए, ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೋ, ख़त्म करो, पूरा करो अपना काम, ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, बोल रहे हैं, ऑथर बोल रहे, पोएट बोल रहे हैं, सीपी कृष्ण कुमार, तुम अपना काम जो है अमन और चैन से, सुकून के साथ, बिना आवाज़ किए, मैंने मैं ये काम किया, मैं फला ये करा, ऐसा बड़ाई ना करे बगैर तुम अमन चैन से, इत्मीनान से तुम काम कर भाई, कर को इंसान को सलाह दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13 ये भी पोएम सेट का है. ಜನಪದರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ. ಜನಪದರ ಪ್ರಕಾರ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ. जनपद के हिसाब से कुणिगल का तालाब जो है कैसा झुका हुआ है. तो ये है मूडल कुणिगल केरे जो पोयम है उसका पार्ट का जो है क्वेश्चन पीछे. तो इसी चैनल में अल्लन सर ट्रस्ट चैनल में तुम्हें जाकर जस्ट पोयम का नाम टाइप करे तो उसके रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स और पोयम रीडिंग एक्सप्लेनेशन तमाम चीज़ें मिल जाती. तो जनपदर प्रकार, जनपद के हिसाब से कुणिगल का तालाब, कुणिगल केरे ಹೇಗೆ ಬಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ किस तरह से वो झुका, किस तरह से बेंड हुआ कुणिगल का तालाब. ಜನಪದರು ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು, जनपद जो है उनका कुणिगल का तालाब जो है ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, बनाना फ्रूट जैसा झुका हुआ, कर्व है, बाಗಿದೆ, बनाना हण्ಣಿನಂತೆ, बाळे हण्ಣಿನಂತೆ बाಗಿದೆ, झुका हुआ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से बोल रही. तो जनपदास बोलती कुणिगल केरे, कुणिगल का तालाब जो है बाಳೆಯ हण्ಣಿನಂತೆ, एक केले के जैसा, झुका हुआ केले जैसा झुका हुआ, बाಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ करको बोल रही. बाळे हण्ಣಿನಂತೆ बाಗಿದೆ, झुका हुआ केले जैसा, जिस तरह केला को होता है ना, उस तरह से कुणिगल का तालाब भी एक बनाना फ्रूट, एक केले के जैसा झुका हुआ है करको बोल रही. तो यह मूडल कुणिगल केरे का सवाल है. इफ़ यू राइट द करेक्ट आंसर, तो ಹೇಗೆ ಕಾಡೋ सिर्फ तुम्हें ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ लिखना, मोस्ट मेन आंसर. ಹೇಗೆ ಕಾಡೋ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ डालो, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಡೋ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಬಾಗಿದೆ करको लिखो. ಓಕೆ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಜಬಾರದು ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ एक पहाड़ के ऊपर मनेया ಮಾಡಿದರೆ, घर करे तो, पहाड़ के ऊपर घर करे तो ಯಾವುದಕ್ಕೆ, किस चीज़ को लेकर हमें डरना नहीं, अंजबारदू ಎಂದು करको अक्का महादेवी ಹೇಳಿದರೆ. अक्का महादेवी बोलती हमें पहाड़ के ऊपर, एक हिल स्टेशन के ऊपर एक घर बना ले तो किस चीज़ को हमें लेकर डरना नहीं, ಯಾವುದಕ್ಕೆ अंजबार, किस चीज़ को लेकर डरना नहीं करको अक्का महादेवी जो है बोलते हैं. तो इसका है ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಬೆಟ್ಟ पहाड़ के ऊपर ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ, पहाड़ के ऊपर एक घर बनाए तो ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮೃಗಗಳಿಗೆ, कोसे भी जानवर को हमें अंजबारदु, डरना नहीं करको ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जो पोएट अक्का महादेवी, कनाडा के फर्स्ट फीमेल पोएट उन्होंने अक्का महादेवी उन्होंने बोल रही. तो कनाडा के फर्स्ट फीमेल पोएट है अक्का महादेवी. तो ये पोएम आपको वचनगलु पोएम का सवाल देखो इसको. तो वचनगलु कर जाकर तुम अल्लन सर ट्रस्ट में टाइप करे तो तुमने ईजिली जो है ये सवाल मिल जाता है. उसमें के पोएम के रीडिंग एक्सप्लेनेशन और जितने भी क्वेश्चन आंसर सुना, तमाम चीज़ें मैं इसी चैनल में करको हूँ. तुम्हें जाकर देख ले सकती है डिटेल से, वर्ड टू वर्ड उसमें मैं एक्सप्लेनेशंस करको हूँ मैं. तो ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರೆ, घर, पहाड़ के ऊपर अगर तुम अपना घर बनाए तो किसको डरना नहीं. तो ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ, पहाड़ के ऊपर अगर तुम घर बनाए, ಮೃಗಗಳಿಗೆ, जानवरों से अंजबार, जानवरों से डरना नहीं ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से पोएट अक्का महादेवी बोले हैं. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ, पहाड़ के ऊपर अगर तुम घर बनाए तो जानवरों से डरो मत, मृगಗಳಿಗೆ अंजबार, जानवरों से मत डरो करको अक्का महादेवी बोले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाएंगे. अब
ये भी पोएम का वचनगळु पाठ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, बसवಣ್ಣनवर वचनಗಳ अंकित नाम यावुदु। ये भी वचनगळु का सवाल है। ये भी पोएम जो जिस तरह ऑलरेडी मैं बताता हूँ इसी चैनल में मिल जाता तुमने। बसवಣ್ಣनवर वचनಗಳ, बसवಣ್ण जो वचनगळु लिखते, नज़म लिखते हैं, उसमें अंकित नामा अगर को आता है, वो अंकित नामा कौन सा, उसका टाइटल कौन सा, अगर कौन का जो ऑथर थे वचनकारರು, बसवಣ್ण को वचनकारರು जो इनके नज़म लिखते थे उसको वचनकार इनकर को बोलती। ओके, तो इन्हों एक पोएट तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में थे। सो इन्हों एक रेवोल्यूशन ले लेकर अगर को बोले जा लोगों में, समाज में, सोसाइटी में सभी, तो उन्होंने अपने पोएम में, नज़म में क्या टाइटल लेते थे तो बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ अंकित नाम, बसवಣ್ण के उनके नज़मों का, वचन का तो उनके नज़मों का जो टाइटल अंकित नाम क्या लिखते हैं लास्ट में कहते हो, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। दिस इज द मेन आंसर, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ अंकित नाम ಕೂಡಲ संगम देवा अगर को लिखना तो 1 मार्क मिलता है। बसवಣ್ಣನವರ वचनಗಳ अंकित नाम है ಕೂಡಲ संगम देवा, सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में अर्जुननु धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದನು। अर्जुन जो है धुरಕ್ಕೆ बेन्नु हाकिदरे यानी जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागकर खड़े हो गए, या जंग के मैदान से भाग खड़े हो गए तो येनु प्राप्ति है, क्या मिलता है करको बोलता है अर्जुन। धुरಕ್ಕೆ बेन्नु हाकिदरे येनु प्राप्तियागुತ್ತದೆ। अर्जुन जो है ये तुम्हें मालूम होगा, निट्टोटದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು बिट्ಟ मंडेಯಲ್ಲಿ एक नडुगा नड़ाका पोएम जो ऑलरेडी इसमें जो है मैं करको हूँ, इसी चैनल में, अल्लाह इंसान ट्रस्ट चैनल में करको हूँ, तो मैं जाकर वहाँ देख ले सकती हूँ। उसमें वर्ड टू वर्ड रीडिंग, एक्सप्लेनेशन और तमाम क्वेश्चन आंसर तमाम चीज़ें मैं करको। तो अर्जुन जो है धुरಕ್ಕೆ यानी जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागता है, बेन्नु हाकिदरे पीठ दिखाकर भागने की कोशिश करता है, तो उसे तो वैसा पीठ दिखाकर यानी जंग के मैदान से भाग खड़ा होगा तो डर को, दुश्मनों की फौज देखकर तुझे क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, क्या मिलता भाई कर को अर्जुन उत्तरा से बोलता है। तो अर्जुन जो है उत्तरा से बोलता है, उत्तरा बड़े ज़ोर से मैं जंग करतूँ कर को आता है, दुश्मन फौज देख को भागने को खड़े हो जाता है, उसे बोलती हैं धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, यानी दुश्मनों को देखकर भाग खड़े होगा तुझे क्या हासिल होता है अगर को। अर्जुननु धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಪಾಪ और ಪಾತಕ दोनों में एक लिखो, ಪಾಪ और ಪಾತಕ अगर को ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದನು। अर्जुननु धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ पाप और पातक प्राप्तियागुತ್ತದೆ ಎಂದನು। अर्जुन बोलता है धुरಕ್ಕೆ अगर तू जंग के मैदान में पीठ दिखाकर भागया, दुश्मनों को पीठ दिखाकर यानी डर कर भागया तो तुझे उसका गुनाह मिलता है, उसका पाप मिलता, तुझे सिन तुझे मिलता है, पातका पापा सब एक चीज प्राप्ति ये तुझे मिलता, ये हासिल होता है। इसके लिए ये लड़ो या जीतो या फिर शहीद हो जाओ, शहीद हो गए तो तुम्हें हूरें मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नहीं तो यहाँ से भाग खड़ा होगा तो तुझे उसका गुनाह मिलता है, पापा मिलता है अगर को बोलता है। अर्जुननु धुरಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ उत्तरा से बोलता सो अगर तू जंग के मैदान से पीठ दिखाकर भागया तो तुझे पाप प्राप्तियागुತ್ತದೆ, तुझे गुनाह मिलेगा अगर को बोलता है। तो इस तरह से ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में डिस्कस करें अब हमें। तो इसमें हमें फर्स्ट मेन में हमें डिस्कस करें MCQ जो कि 4 मार्क्स का है, उसके बाद ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 मार्क, ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ में 5th क्वेश्चन से शुरू होता तुमना। ओके, इसी तरह तुमना बोर्ड एग्जाम का पेपर भी आता सो तकरीबन 16 क्वेश्चन तक तुमना ಒಂದು वाक्य 5 से 6 तक का टोटल तुमना 12 क्वेश्चंस, 5 से लेकर 16 तक टोटल 12 क्वेश्चंस तुमना मिलती, और उसमें 5 से 9 तक का लेसन सेट क्या है, और इसमें 11 से 16 तक का पोएम सेट के पूछी। ऐसा पूछना अगर को नहीं है, उसमें उन्होंने एक दो होना तो साथ में जो मैं ऑलरेडी करको हूँ जो पूरा का उर्दू करको जो करको हूँ यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग, उसमें से भी उठाकर एक सवाल दे सकती। ओके, इसमें नहीं देखो लेसन सेट और पोएम सेट का दी, उठाकर होना तो उन्होंने उसमें भी जो है सवाल दे सकती। तो इस तरह से तुम्हें अटेम्प्ट करना। अब आगे की मेन की तरफ जाएंगे जो कि 2 मार्क्स का शुरू हो रहा है यहाँ से। तो फर्स्ट सबसे पहले लेसन सेट के सवाल, उसके बाद पोएम सेट के, उस तरह से देती है, और सप्लीमेंट्री रीडिंग का भी सवाल आता है। तो थर्ड मेन 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ उत्तर ಬರೆಯುವುದು, 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 या
4 जुमलों में जवाब दीजिए 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ 3 या 4 ಜವಾಬों में 4 जुमलों में जवाब दीजिए उत्तರದ अंशಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ उत्तरಕ್ಕೆ 2 अंकಗಳು जो तुम्हें मार्क जैसा आंसर लिखो ही आंसर जो एक्सप्रेस करके उस हिसाब से तुमने सही जवाब को हर सही जवाब को 2-2 मार्क्स मिलती 2 मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट तो टोटल 8 क्वेश्चन 8 2 जा 16 मार्क्स 8 सवाल रहेंगे हर एक को 2-2 मार्क्स इस तरह से 16 मार्क्स मिलेंगे तो उत्तರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ पॉइंट के हिसाब से जो है सही जवाब को जो है 2-2 मार्क्स मिलती तो क्वेश्चन नंबर 17 सर्वज्ञ कवियु कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಚನ ಯಾವುದು सर्वज्ञ का पोएट जो है कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ यानी जो एग्रीकल्चर के बारे में खेती के बारे में कौन सा वचना बोली वचना ಯಾವುದು सर्वज्ञ कवि सर्वज्ञ के जो पोएट ही ओके कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ खेती के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में ಹೇಳಿರುವ बोले हुए वचना ಯಾವುದು कौन सा वचना बोले हैं तो सर्वज्ञ कवि कुछ नज़म जो है इस लेसन में बता को इसका इस लेसन में सर्वज्ञ का जिक्र किया गया है तो उनका कौन सा वचना इसमें जिक्र किया है उसके बारे में लिखना तो 2 मार्क्स का सवाल है तो ये 80-80 कृषि का सवाल है तो 80-80 कृषि लेसन को इसी मैं चैनल में करको तुम्हें जाको वर्ड टू वर्ड वहाँ पे जाको देख ले सकती वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन रीडिंग तमाम चीज़ें करको हूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको हूँ तो जो मैं जस्ट अलंसार ट्रस्ट चैनल में जाको 80 कृषि करको टाइप करो वो लेसन का पूरा तुमना जो होना डिटेल से मिल जाता है तो क्वेश्चन नंबर 17 सर्वज्ञ कवि सर्वज्ञ एक जो पोएट जो है उन्हें कृषिಯ ಬಗ್ಗೆ खेती के बारे में या एग्रीकल्चर के बारे में खेती बाड़ी के बारे में और एग्रीकल्चर या फिर इंग्लिश में एग्रीकल्चर के बारे में ज़रात के बारे में बोला हुआ वचना ಯಾವುದು क्या नज़म को बोले है सर्वज्ञ कहने का पोएट एक नज़मकार उन्हें खेती के बारे में ज़रात के बारे में क्या नज़म बोलिया है सर्वज्ञ कविಯು ऐसा बोलिया है सर्वज्ञ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು ಮೇಟಿ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು ಎಂದು ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ तो क्या बोल को ही सर्वज्ञ कवियु सर्वज्ञ पोएट कृषिಯನ್ನು ಕುರಿತು ज़रात को बारे में खेती के बारे में ये नज़म बोला है कौन सर्वज्ञ का पोएट सर्वज्ञ नाम का एक नज़मकार पोएट क्या बोलेगा तो कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ करोड़ों का तुम्हें इल्म सीखो उसमें मेटी विद्ये ये खेती का इल्म जो है अव्वल है मेलू नीच अव्वल है मेटी इम बिना खेती के बिना जो है फसल उगाए बिना खेती बाड़ी करे राटे ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ उसका अगर खेती का जो है व्हील नहीं फिरिया तो यानी खेती बाड़ी नहीं करे तो देशद आठवे ಕೆಡಗು मुल्क का खेल ही बिगड़ जाता है मुल्क की हालत ही ख़राब हो जाती ओके को बोलता है ಎಂದಿರುವುದು करको बोले सो गमनार्ह बहुत ही गौर फिक्र करने वाली बात मतलब उसका और यहाँ पे समझा रही कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ कोटि विद्ये करोड़ों का इल्म में मेटी विद्ये अंदर मेटी विद्ये का तो व्यवसाय यानी खेती एग्रीकल्चर मेटी का तो भी एग्रीकल्चर व्यवसाय का तो भी एग्रीकल्चर यानी खेती ज़रात मेलो अव्वल है करोड़ों का इल्म सीखो लेकिन खेती ज़रात जो है अव्वल वो व्यवसाय इಲ್ಲದಿದ್ರೆ अगर वो खेती तुम नहीं करोगे खेती बाड़ी नहीं करोगे ज़रात नहीं करोगे ದೇಶದ ಆಟವೇ मुल्क का खेल जो है चलता नहीं ನಡೆಯದು ಎಂದು ಕೃಷಿಯ महत्वವನ್ನು इस तरह से एग्रीकल्चर या ज़रात का इम्पोर्टेंस के बारे में खेती का जो ज़रूरत के बारे में फ़ायदेमंद के बारे में जो है पोएट बता रहा है यहाँ पे सर्वज्ञ कवि के हिसाब से उन्होंने एक नज़म लिखो ही वो मेंशन करना और उसका माना क्या कर को लिखना 2 मार्क्स तुमना वो नज़म लिखे उन्हें क्या बोले वो नज़म लिखे तो उसे 1 मार्क मिलती उसका माना क्या कर को अगली लाइन में लिखे तो 1 मार्क टोटल तुमना 2 मार्क्स इस मेन से इस सवाल में मिलती तुमना यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दैट ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿಯು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ಮೇಟಿ ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ಕೆಡಗುಂ ಎಂದಿರುವುದು गमनार्ह फर्स्ट पॉइंट जो सर्वज्ञ बोले एज इट इज़ पोएम को लिख डालना वो लाइन वाइज उसके बाद उसका मतलब क्या अगर को ऐसे लिखना ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯವೇ ಮೇಲು ಆ ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು ಎಂದು ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ उसका माना लिखना
करोड़ों का इल्म सीखो, लेकिन तुमने खेती का इल्म नहीं सीखेगा तो मुल्क का खेल ही चलता नहीं, बिगड़ जाता है। यानी सबका पेट भरा तो चलो काम कर सकते सो, पेट कहाँ से भरता है? फसल लाना, फसल में की जो है खाना उगाना, उन्होंने उगाए तो फसल में से जो खाना निकल को आता है वो खाकर जो है अपना ताकत आते फिर काम कर सकते हैं सोकर को, इसका मतलब। सो इस तरह से मैं यहाँ तक जो है ये पार्ट 2 में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका आगे का जो है क्वेश्चन नंबर 18 से पार्ट 2 में जो है मॉडल पेपर 5 का, यानी मेरे ऑर्डर वाइज के हिसाब से मॉडल पेपर 5 बोल रहा हूँ, ये तीसरा मॉडल पेपर है, लेकिन मैं जो ऑर्डर वाइज से कर ले को जा रहा हूँ उसमें का 5वां मॉडल पेपर है। इसके ऑलरेडी मैं 4 मॉडल पेपर कर चुका हूँ, तो मैं इसी चैनल में जाकर देख सकती। सिर्फ मेरे मॉडल पेपर देखे तो भी तुम ना ईजिली पासिंग मार्क्स तो तुम्हारा बन जाता है। ओके, तो ये सब मेन आसान से है, तो ना पासिंग हो जाना अगर सोच रही तो फर्स्ट 2 मेंस भी तुम्हें प्रिपेयर हो गया ना, तो ना पासिंग मार्क्स के लिए बहुत कुछ तुम ना ईजी से तुम्हें सिक्योर कर ले सकती हैं बेस्ट। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स का करके दिखाना को, तुम ना हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट के जैसा आए लो। तो इस तरह से ये 17 क्वेश्चन हुआ। इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।